मोमेंट ऑफ एक ही बार मोमेंट है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आर क्रॉस पी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ? आर क्रॉस पी हुआ। एल बराबर आर क्रॉस पी। आप लिख सकते हो एल बराबर आर पी साइन थीटा। इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम आएगा, तो एल का मान हो जाएगा आर और पी माने एम वी। तो एल बराबर आप लिख सकते हो एम वी आर। एम वी आर भी लिख सकते हो। अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो आप एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या यूज़ करोगे? एम वी आर। उसमें वी दिया होगा, आर हमें मिल जाएगा कहीं पे, जिसके अबाउट पूछा होगा वहाँ से आर, तो एंगुलर मोमेंटम ये ऐसे आ जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से दिखाते हैं आपको पहले। एग्जाम्पल, जैसे मान लो बच्चों कोई पहिया है, और यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, केवल एम बी है, और ये इसका रेडियस आर है। तो मैं अगर एंगुलर मोमेंटम निकालूं, यहाँ पे एल का मान निकालूं तो निकलेगा, कैसे निकलेगा? आर क्रॉस पी। तो आर नीचे की तरफ है राइट हैंड से, और पी देखो आर क्रॉस पी है ना, आर इधर है, यहाँ से किसके अबाउट निकाल रहे हो? पॉइंट पी नहीं लिखेंगे, पॉइंट ए लिख दिया, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं? ए के अबाउट। तो जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वहाँ से कितना दूरी पे लीनियर मोमेंटम है, तो कितना दूरी पे है? आर पे। अब ये आर हो गया और पी माने एम बी है, तो आर क्रॉस पी, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इसका एंगुलर मोमेंटम ए पे जो निकला, ए पॉइंट पे, अबाउट ए, तो एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ये लिखेंगे किसके अबाउट निकाला? अबाउट किसके अबाउट निकाला? अबाउट पॉइंट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टार्क पूछे, एंगुलर मोमेंटम पूछे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे, तो किसके अबाउट निकाल रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए बराबर क्या लिखोगे बच्चों? आर क्रॉस पी। तो अगर ये एम है, एम वी आर हो गया, और डायरेक्शन क्या लिखोगे? माइनस के कैप। अगर ये प्लेन हम मान लें कि ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई, तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया कि नहीं? समझ आ रहा? तो अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो किसी पॉइंट के अबाउट पूछे तो निकाल सकते। अब अगर मान लो कि मैं ये पूछता कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ बताओ, तो आर यहाँ पे कितना है? अगर लीनियर मोमेंटम उसी जगह लगा है जहाँ निकाल रहे हो, तो लीनियर मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना। अब अगर यहाँ से पूछूंगा तो ये एम वी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आर तक, तो एम वी आर आ गया। अगर यहाँ से पूछूंगा तो इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये वाला आर आ जाएगा। अगर मैं यहीं पूछूंगा तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? तो इसका मतलब अगर हम ये पूछता कि इसका एंगुलर मोमेंटम आप निकालो अबाउट पॉइंट ओ, तो कितना आ जाता? 0 आ जाता। समझ आया बच्चों लोग? तो एंगुलर मोमेंटम अगर पूछा जाए अबाउट ओ, तो ये 0 आ जाएगा।
तो ये ध्यान देना है कि हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं। अब अगर ये निकालूंगा कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अबाउट सेंटर, तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन है, थोड़ी आएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। अच्छा वेक्टर लगा दो, जीरो वेक्टर आ जाएगा। जीरो नहीं लिखना चाहिए, केवल इधर वेक्टर लगाया तो उधर भी वेक्टर लगा दो। जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर है? रैंडम। और अगर रैंडम है तो उस पर एरो नहीं लगाते, क्यों? कि उसका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है। तो समझ आया एंगुलर मोमेंटम कैसे निकला? लीनियर मोशन से ये बात हुआ। कभी कभी थ्योरी में पूछ लेता है कि MVR एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट है, तो ये पॉइंट ए के अबाउट है, ना कि पॉइंट ओ के अबाउट है। यही बात के लिए इसको लिखाया गया है। दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन देखें। ये कोई लाइन है, ये, और यहाँ पे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ये वाला, इसका मास m है और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? c, और ये पॉइंट है O, 0 0, और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y बराबर अल्फ़ा x प्लस c। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अब अल्फ़ा की जगह √3 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। अब आपसे पूछा है कि इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आफ्टर टाइम t। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम आफ्टर टाइम t। एंगुलर मोमेंटम आफ्टर टाइम t। बच्चों ये सवाल में पूछा है कि एंगुलर मोमेंटम आफ्टर टाइम t, जो बॉडी मोशन में है उसका एंगुलर मोमेंटम t समय के बाद आफ्टर टाइम t अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन। अब ये निकालना मेरे को, जो कैसे निकालते हैं समझाता हूँ आपको। ये आपको दूसरी बार सवाल बता रहा हूँ, और मैंने बोला था कि एग्जाम में बहुत आता है, और वेक्टर जब पढ़ा रहा था तब पढ़ा रहा था, तब बताया था। बहुत दिन पहले आप पढ़े थे, भूल भटक जाते हैं, और एग्जाम नज़दीक है, रिवीजन कर रहे हैं, तब भूल रहे हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, सुनो। बच्चों समझो इधर, मेरे को एंगुलर मोमेंटम पूछा है, और यहाँ पे लिखा है L बराबर R क्रॉस P, R क्रॉस P। दो वेक्टर से वेक्टर कब आता है? दो वेक्टर से वेक्टर तब आता है जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हों। दो वेक्टर से वेक्टर कब आता है? जब दोनों 90 डिग्री पे हों। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो वेक्टर आएगा। इसका मतलब उन्हीं दोनों वेक्टर को लेना चाहिए जो 90 डिग्री पे रहते हों। अब ये जा रहा, इधर जाने दो, इसका एंगल यहाँ पे ले लो थीटा। अगर ये थीटा ले लिया तो इधर की तरफ इसका मोमेंटम हो जाएगा mv cos थीटा, mv cos थीटा हो गया। और ये जो डिस्टेंस है वो c है, और ये mv cos थीटा और c किस एंगल पे हैं? 90। एंगुलर मोमेंटम यही दोनों से आएगा। mv sin थीटा इसके पैरेलल हो जाएगा, और उससे एंगुलर मोमेंटम किसी कंडीशन में कभी नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम कौन नहीं लाएगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट।
एम वी साइन थीटा नहीं लाएगा। अब दो वेक्टर 90 डिग्री पे है, इसलिए बच्चों सीधा लिखेंगे एल का मान वेक्टर लगा दिया, दोनों मल्टीप्लाई करो, एम वी कॉस थीटा इंटू सी। वेक्टर लगा है, डायरेक्शन चाहिए, तो जिसके अबाउट पूछा है ऐसे उंगली घुमा दो, चारों उंगली दाएं हाथ का, पता चला दाएं हाथ पेन लेके बाएं हाथ घुमा रहे हैं, राइट हैंड घुमाना, तो थंब किधर जा रहा, अंदर की तरफ, और डायरेक्शन लग गया माइनस के कैप, बात हो गई समाप्त। अब ये एंगुलर मोमेंटम किसी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, देखो इसमें टाइम नहीं आया। एक ऐसा सवाल है दुनिया में जिसमें एंगुलर मोमेंटम किसी भी टाइम पर पूछे सेम वैल्यू आएगा, ये एक सवाल है ये, चाहे 2 सेकंड बाद पूछे चाहे 2 दिन बाद पूछे, एंगुलर मोमेंटम इतना ही आएगा जितना लिखा है। अब ये थीटा क्या होगा, y बराबर एम एक्स, तो tan थीटा बराबर अल्फ़ा है, तो थीटा का मान लिख सकते हो tan इनवर्स अल्फ़ा। अब यहाँ cos थीटा है, अगर tan थीटा अल्फ़ा है तो cos थीटा तो निकल ही आएगा, हैं? अगर tan थीटा अल्फ़ा है बच्चों तो cos थीटा क्या होगा बताओ, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, और sec थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा की जगह लिख सकते हैं आप एम वी अपान रूट के अंदर समझ आ रहा, 1 + अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हुआ cos थीटा इंटू सी, और डायरेक्शन क्या हुआ माइनस के कैप। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एक सवाल ये है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है, आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको वेक्टर चैप्टर से ही सवाल मिलता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया कि दो वेक्टर से वेक्टर तभी आएगा जब दोनों 90 डिग्री पे होंगे। एक तरीका ये भी है कि टी टाइम पे आर निकालो, टी टाइम पे पी निकालो, और क्रॉस प्रोडक्ट करके सुबह शाम करते रहो, आज ही आएगा यही, तो क्या ज़रूरत है इतना आला वाला करने का, डायरेक्ट लिखो, दो वेक्टर से वेक्टर आना है 90 डिग्री पे, देख लो बात ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अभी एंगुलर मोमेंटम हम किसकी वजह से पढ़ रहे थे, रोटेटरी मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन। अभी किसकी वजह से पढ़ा आपने, अभी कहीं ओमेगा आया तब कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशन है ना, हर जगह एमवी था ना, इसमें कौन सा मोशन था, ट्रांसलेशन था। अभी रोटेशन का अब लिखने जा रहा हूँ, क्या चीज़, हाँ हॉरिजॉन्टल मोमेंट, इसका देखो कहीं भी ये रहे, इसका मोमेंटम का 2 ही कंपोनेंट होगा, ये कहीं भी रहे। तो हॉरिजॉन्टल में जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ, एम वी cos थीटा, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम एम वी cos थीटा ही रहेगा। और ये जो डिस्टेंस है जब स्टार्ट किया तो कितना है, c है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, r इंटू पी ही तो होगा ना, r हो गया c और p हो गया एम वी cos थीटा। अब आप किसी भी टाइम पे निकालोगे सेम वैल्यू आएगा। ये मैंने निकलवाया है वेक्टर में, वेक्टर चैप्टर खोल के घर पे देखना। पहले मैंने टी टाइम पे कैलकुलेशन कराया था बड़ा सा, IJK लिखवाया के, और बाद में बोला कि देखो आंसर यही आया, तब आप लोगों को बताया कि दोनों 90 डिग्री पे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो उस समय का सवाल है, मुझे मालूम था कि भूल गए होंगे, या तो उस समय वेक्टर पढ़ रहा रहे थे नहीं आए होंगे, तो इसको बता दिया जाए क्योंकि पेपर में आता है, इसलिए इसको लिखा है, नहीं तो वेक्टर की कॉपी में ऑलरेडी लगवाया हूँ। यही मैं एग्जाम्पल ही लेता हूँ कि दो वेक्टर के वेक्टर से वेक्टर कब आएगा, जब दोनों 90 डिग्री पे होगा, और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है। चलिए ये आंसर तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पर, चाहे जिस टाइम पे पूछे सेम वैल्यू आएगा। हटा दूँ। अब बच्चों दूसरी बात सुनो, अब ड्यू टू रोटेशन
अब एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे रोटेशन के कारण। अब रोटेशन कारण पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है और इस बॉडी को मैंने एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा दिया। अब ये पार्टिकल बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा। हमने कुछ पार्टिकल यहाँ पे दिखाया, 2-3 पार्टिकल समझाने के लिए। ये कुछ दूरी पे होगा, ये कुछ दूरी पे होगा, ये भी कुछ दूरी पे होगा। मान लिया जाए ये मास m1 है, r1 है, मास m2 है, r2 है, मास m3 है, r3 है। और बच्चों जब ये घूम रहा होगा ना, इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या होगा, r1 ओमेगा होगा। इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा, v2 बराबर r2 ओमेगा होगा। इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर होगा और v3 बराबर होगा r3 ओमेगा होगा। अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम इसका लिखना है, r क्रॉस p। तो L बराबर R और P देखो कहीं भी देखो ना 90 डिग्री है, देखो सब 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है। सीधे मल्टीप्लाई कर दो MVR। तो जब MVR लिखोगे तो M1 V1 R1 प्लस M2 V2 R2, ऐसे बहुत होंगे, छोड़ दो। V1 का मान R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, छोड़ दो, समेशन MR स्क्वायर इंटू ओमेगा बराबर I ओमेगा। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेटरी मोशन। अब ये L बराबर I ओमेगा आ गया। अब बच्चों देखो, अगर ये बॉडी को ऐसे घुमाया जाए, जिसका ओमेगा एंगुलर स्पीड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो L का मान हमें लिखना है वेक्टर के फॉर्म में। देखो ये चित्र अलग है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे से लिख लिया होगा। तो ज़रा वेक्टर में इसके वैल्यू बता दो। अगर ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में ये कोई बॉडी रखा है घूमता हुआ, तो बच्चों L बराबर क्या लिखोगे, I ओमेगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड से ऐसे घुमा दो, अंगूठा किधर गया, अंदर की तरफ। तो L बराबर क्या हुआ, I ओमेगा माइनस k है। तो हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम दो तरह से पढ़ा। एक पढ़ा कि रोटेशन होगा तो I ओमेगा, और ट्रांसलेशन होगा तो MVR। ये दो तरह से पढ़ा। आप इसे लिख लो, फिर कोई बात और दिखाते हैं। हो गया। चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए। बच्चों सुनो इधर। देखो यहाँ पे केवल ट्रांसलेशन है, MVR। यहाँ पे केवल रोटेशन है, ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। और यहाँ पे दोनों है, V भी है और ओमेगा भी है। तो अगर यहाँ पे मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है ट्रांसलेशन के कारण, तो क्या लिखोगे, MVR।
अगर बच्चों यहाँ पे मेरे को लिखना है रोटेशन के कारण, तब क्या लिखेंगे, आई ओमेगा। और अगर यहाँ पे हमें लिखना है रोलिंग मोशन के कारण, रोलिंग दोनों है, तो जब दोनों है तो क्या लिखोगे, एम वी आर प्लस आई ओमेगा। अब जैसा केस हो, अगर ये वाला है तो आप ये इतना लिख लेना, वो है तो वो लिखना, वो है तो वो लिखना, जैसा केस होगा वैसे हम यूज़ कर लेंगे। ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है और वो रोलिंग है। ये 3 रिजल्ट है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा यूज़ कर लेंगे आप। अब जो मेरा सिलेबस है जो अलाउ करेगा उधर चले, ये तो वैल्यू हमें मिल गया। जैसे जब आप लोगों ने लिखा था, अगर एक्सटर्नल फोर्स हम निकालें, एक्सटर्नल फोर्स, न्यूटन्स लॉ पढ़ के बता देना। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर निकालें तो क्या होता था, dp अपॉन dt, है ना। और इसी तरह से अगर रोटेशनल मोशन है और एक्सटर्नल टार्क निकालें तो क्या होगा, dl अपॉन dt। ये ट्रांसलेशन है और वो रोटेशन है, दोनों को दिखा रहे हैं आपको। अब हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे ना, उस डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। बच्चों इसे आप लिखोगे टार्क एक्सटर्नल बराबर d अपॉन dt, और L बराबर क्या है, आई ओमेगा। फिर आप लिखोगे टार्क एक्सटर्नल बराबर आई डी ओमेगा बाई डी टी। फिर आप लोग लिखोगे टार्क एक्सटर्नल बराबर आई अल्फ़ा। आपने पढ़ा भी था इसे कि टार्क होता आई अल्फ़ा। ऐसे यहाँ पे अगर निकालें तो एफ एक्सटर्नल जो आएगा वो क्या हो जाएगा, एम वी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी निकालोगे तो आ जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन वो रोटेशन हम दोनों एक साथ देख रहे हैं, एक के बाद एक। एम ए, यहाँ का असलेशन क्या होगा, एम ए होगा, मास इंटू असलेशन, और वहाँ पे आई इंटू अल्फ़ा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर आता है अगर हम लोग यहाँ पे लिखें F इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, तो बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। और इसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स। आप सभी लोग लीनियर इम्पल्स पढ़ा है। लीनियर इम्पल्स या इम्पल्स तब लगता है जब हम शार्प ब्लो, एक वर्ड लिखते थे ना, क्या लिखते थे, शार्प ब्लो, माने अचानक उसको स्पीड दे दिया जाए और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनल फोर्स होता है। तो लीनियर इम्पल्स में एक वर्ड रहता है शार्प ब्लो, सडन आपने स्पीड दे दी, और इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता, जीरो होता है। ऐसे इधर आप लिखोगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा टाउ डी टी, ये टाउ डी टी इधर ले आओ, टाउ डी टी बराबर आ जाएगा डेल्टा एल, डेल्टा एल रेट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो इसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर इम्पल्स।
ये एंगुलर इम्पल्स है। यहाँ पर भी शार्प ब्लो होता है और यहाँ पे भी एक्सटर्नल टार्क 0 होता है। मतलब देखो दोनों सब पैरेलल चल रहा है, जैसे हम उधर पढ़ते हैं वैसे आज इधर पढ़ेंगे और अभी एक सवाल लेके सब देखेंगे भी कैसे चेंज हो रहा है। बच्चों ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी बात लिखेंगे अब देखो यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल फोर्स 0 लिखते हैं तो dp/dt 0 होता है और dp/dt 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे टार्क एक्सटर्नल 0 लिखते हैं तो बच्चों dl/dt 0 होता है और dl/dt 0 का मतलब l बराबर कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा? जब एक्सटर्नल टार्क नहीं होगा। कभी पेपर में पूछेगा कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है कि नहीं, एनर्जी का कंजर्वेशन है कि नहीं, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है कि नहीं, तो यूजुअली बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। देखो अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है, कोई एयर ड्रैग नहीं है, क्या क्या बोला? फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, विस्कस फोर्स नहीं है, एयर ड्रैग नहीं है, तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, तो वहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे चेक करेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स कहीं नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। सही है। और अगर टार्क 0 हो जाए तो वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन होल्ड करेगा। ये है कंजर्वेशन के रूल। अब कंजर्वेशन पे आपको एल कांस्टेंट दिखानी है, जैसे यहाँ पे पी कांस्टेंट दिखा देते वैसे एल कांस्टेंट दिखाना है। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपको तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखा था, याद करो आप। मोमेंटम ऑफ ऐसे लिखा था, मोमेंटम ऑफ हिंदी में लिखो, मोमेंटम ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम मोमेंटम ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू फ्रेम प्लस मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिलेटिव टू अर्थ इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई बच्चों सिस्टम है तो वहाँ पे जितने सिस्टम के पार्ट हैं उसका मोमेंटम उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकाल के प्लस कर लो और पूरे सिस्टम का अर्थ के रिस्पेक्ट में सम करो, तो ये हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। एक ये रूल है। और ऐसे ही आप इसके नीचे अपने से लिख लो। अब जहाँ पे मैंने मोमेंटम लिखा, मैंने तो केवल मोमेंटम लिखा है। अब अगर लीनियर है तो लीनियर लिख लेना और एंगुलर है तो एंगुलर ले लेना। समझ आ रहा? इसीलिए ना तो मैंने लीनियर लिखा है ना तो एंगुलर लिखा है, मैंने सिर्फ मोमेंटम लिखा है, तो दोनों में लगेगा। लीनियर है तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर है तो एंगुलर मोमेंटम। अब आपको इतने ज़रूरत पड़ेगा, इसके अलावा कोई और नया कोई ना फार्मूले हैं न कोई बात है, इतने की ज़रूरत है। अब एक एक करके हम आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे, इसका एक एक एप्लीकेशन की तरफ ले जाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे ये सब बताएंगे।
अब एग्जाम्पल शुरू होगा, अब लगातार सवाल, इतना ही आपको यूज़ करने हैं रिजल्ट। ऊपर नहीं लिखे क्या? अभी कर क्या रहे थे नहीं लिखे तो? पूरा नहीं लिखे? ये लिखा है? तब आप नहीं लिख पाएंगे। अब आप सवाल लगाएं, इसको इस पे रहेगा मोबाइल पे, देख लेना। वहाँ से आपकी आवाज़ में रिकॉग्निशन, सब लोग लिख लिए कि नहीं? सब लोग लिख लिए तो आप क्यों नहीं लिखे? आप बैठ के तमाशा देख रहे थे। चलो बच्चों अगला सवाल लिखो। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। ये सब कैसे यूज़ करेंगे उसको समझाते हैं। हटा दूँ? देखो पहला क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोग लिखेंगे टार्क नहीं है, एक्सटर्नल टार्क बराबर 0। तो अगर एक्सटर्नल टार्क 0 है तो आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। अगर एक बॉडी है तो आई ओमेगा होगा, और एक से ज़्यादा होगा तो सिस्टम का आई ओमेगा होगा। या तो बॉडी का होगा और या तो सिस्टम का होगा। बॉडी का है तो बॉडी के लिए कांस्टेंट होगा, सिस्टम का है तो सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए कि मैंने किसी बॉडी का ही ले लिया तो आई ओमेगा कांस्टेंट है, तो ओमेगा इस पे डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ओमेगा का मान कम होता जाएगा। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बढ़ा रहा हूँ किसी भी तरह से तो उस बॉडी का ओमेगा लगातार घटेगा, ऐसे। अब बच्चों आई ओमेगा बराबर एल है, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है। आप इसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू